यूपी उत्तराखंड में किस दल से कौन मिला, किसका किससे दिल मिला, किसने किसे दिया सियासी धोखा, किसकी जीत को किसने यूपी रोका। विधानसभा चुनाव 2022 का आज प्रथम चरण रहा, जहां 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जिन 58 सीटों पर प्रथम चरण का चुनाव हुआ, उन पर 2017 में बीजेपी का दबदबा रहा था। वैसे में ये चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह है। प्रथम चरण के चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। मतदाता सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेते भी नजर आए। राजनीति की मेहराबों तक अपनी पहचान फहराएंगे, सच से सामना कराएंगे, क्योंकि हम आएंगे और छा जाएंगे, क्योंकि हम हैं FM। पहले चरण में योगी सरकार के 9 मंत्री भी मैदान में रहे और इसी वजह से हम इसे बीजेपी के लिए परीक्षा की घड़ी कह रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला, जिसमें बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं ने सबसे ज्यादा संख्या में पहुंचकर मतदान किया। बताते चलें कि इस बार मतदान के लिए 1 घंटे का समय बढ़ाया गया था। आइए आपको बताते हैं प्रत्याशियों के बारे में। पहले चरण में जो यूपी के रण में उतरे हैं। पहले चरण में कुल 11 जिलों में 58 सीटों पर हुआ मतदान। कुल मतदाता 2,27,00,000। कुल प्रत्याशी 615। पहले चरण के 25% प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमा। 615 प्रत्याशियों में से 156 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमा, 121 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मुकदमा, 6 प्रत्याशियों पर आईपीसी की धारा 370 के तहत हत्या के मुकदमे, 12 प्रत्याशियों पर आईपीसी की धारा 376 के तहत महिला संबंधी आपराधिक मामले दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी पहले चरण में 28 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। सपा के 28 में से 21 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। रालोद के 29 में से 17 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी के 57 में से 29 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी के 22 प्रत्याशियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस के 58 में से 21 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 11 प्रत्याशियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। बीएसपी भी पीछे नहीं। बीएसपी के 58 में से 19 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीएसपी के 16 प्रत्याशियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। आप के 52 में से 8 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले और 8 प्रत्याशियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। 239 प्रत्याशियों की शिक्षा 5वीं से 12वीं तक है। 304 प्रत्याशी ग्रेजुएट हैं। 7 प्रत्याशियों ने डिप्लोमा किया है। 30 प्रत्याशियों ने 10वीं तक की पढ़ाई की है। 615 प्रत्याशियों में से 280 प्रत्याशी करोड़पति हैं। बीजेपी और रालोद के 97% प्रत्याशी करोड़पति हैं। पहले चरण के सबसे अमीर प्रत्याशी अमित अग्रवाल हैं। अमित अग्रवाल को मेरठ कैंट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। अमित अग्रवाल की कुल संपत्ति 148 करोड़ रुपए है। पहले चरण में उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 3.72 करोड़ है। रालोद के 29 में से 28 प्रत्याशी करोड़पति हैं, करीब 97%। बीजेपी के 57 में से 55 प्रत्याशी करोड़पति हैं, करीब 97%। बीएसपी के 56 में से 50 प्रत्याशी करोड़पति हैं। सपा के 28 में से 23 प्रत्याशी करोड़पति हैं, करीब 82%। कांग्रेस के 58 में से 22 प्रत्याशी करोड़पति हैं, करीब 42%। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदाताओं में जमकर उत्साह देखने को मिला। क्या बूढ़े, क्या युवा, सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं कई जगहों पर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जिसकी वजह से लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली। हालांकि कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की वजह से मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब इन 615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि जनता ने किसे जीत दिलाई है और किसे हार का सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज।
और लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे को आशीष मिश्र को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। चुनावी माहौल में आशीष मिश्र को जमानत मिलने पर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इससे किसी पार्टी को कोई फायदा होगा। तिकोनिया निघासन विधानसभा क्षेत्र में पिछले साल 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के एक तल्ख बयान और 3 नए कृषि कानून के किसानों के विरोध के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोग मारे गए थे। इस मामले में टेनी के बेटे आशीष को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। हिंसा के मामले में एसआईटी ने चार्जशीट फाइल की थी और 5000 पन्नों की इस चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू भैया को मुख्य आरोपी बनाया गया। आशीष मिश्र समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया। पिछले साल 3 अक्टूबर को आशीष मिश्र के समर्थकों और किसानों के बीच संघर्ष के दौरान 8 लोगों की मौत हुई थी। विवेचक ने आशीष मिश्र समेत अन्य आरोपियों को हत्या का आरोपी बनाया। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप और एसयूवी से कुचला गया था। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के श्रीनगर में विजयी संकल्प सभा में कहा कि जब वर्चुअल रैली होती है और पिछले दिनों वर्चुअल रैली के माध्यम से आपसे मिलता था तो मैं दिल्ली में होता जरूर था, लेकिन मेरा मन उत्तराखंड के लिए ही भागता था। जब मनोरथ सच्चा हो तब बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ जी सच्ची इच्छा को पूरा कर ही देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का हर नागरिक जनता जानता है कि मेरा इस देवभूमि से नाता क्या है, मेरा लगाव कितना है। 2019 में चुनाव का आखिरी दौर चल रहा था। मैं खुद काशी से चुनाव लड़ रहा था, वहां मतदान होना था, लेकिन बाबा केदार ने मुझे पुकारा और मैं यहां चला आया था। ये देवभूमि के प्रति मेरी भक्ति और लगाव है। यहां से हमेशा सर्वदा एक ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि इतने सालों तक सत्ता में थे लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर झूठ बोलते रहे। यह हमारी ही सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था लागू की। ही उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसमें उत्तराखंड के विकास के लिए यहां के युवाओं, महिलाओं, किसानों सभी के लिए नए संकल्प लिए गए हैं। इसमें गरीब बहनों को ताकत देने का समाधान है। इसमें जिला मेडिकल कॉलेज या उसके जैसी सुविधा देने का उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो विकास का काम कर रही है उसे आगे बढ़ाते रहने के लिए यूपी में बीजेपी सरकार का आना बहुत जरूरी है। यूपी में 4 लेन से लेकर उद्योग धंधों तक का तेजी से विकास हुआ है। बीजेपी जो संकल्प लेती है वो करती है। उन्होंने कहा कि जनता ने फैसला किया है कि यूपी का विकास करने वालों को ही वोट देंगे। लोगों ने फैसला लिया है जो अपराधियों को जेल में रखेंगे हम उन्हें वोट देंगे। हम गन्ना किसानों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, गन्ना किसानों को परेशान नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में दंगे होते थे, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। इसीलिए सूबे को दंगा मुक्त रखने वालों को वोट दें। परिवारवादी और दंगावादियों से आप सावधान रहें। साथियों, बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो समय बीतते बीतते अधिक मजबूत होते हैं, अधिक मैच्योर होते हैं। साथियों, बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो समय बीतते बीतते
यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा दमखम झोंका हुआ है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी और कांग्रेस, हर कोई अपनी जीत का दम भर रहा है। कांग्रेस भी इन चुनावों में लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ ताल ठोक रही है। चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पूरा जोर लगा रही हैं। गुरुवार को प्रियंका ने रामपुर में अपनी पार्टी के समर्थन में रोड शो किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुली कार में सवार होकर डोर टू डोर लोगों से वोट मांगे। उनके रोड शो में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। कहा कि जनता को गरीबी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर वोट देना चाहिए। जनता को उनके वोट का इस्तेमाल करना चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता जब वोट दें तो रोजी, रोजगार, महंगाई और अपनी जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर वोट दें। प्रियंका गांधी लगातार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रोड शो और घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। पिछले दिनों हसनापुर में उन्हें ट्रैक्टर पर बैठकर भी प्रचार करते हुए देखा गया था और इस बार कांग्रेस पार्टी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। यही नहीं, इन चुनावों में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है। पिछले 30 सालों में यह पहली बार है जब कांग्रेस अपने दम पर अकेले यूपी में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू अब जल्द ही जेल से रिहा होगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को जमानत दे दी है। यह आदेश जस्टिस राजीव सिंह की एकल पीठ ने दिया। 18 जनवरी को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशीष मिश्र पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने टेनी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, सत्ता ने किसानों के न्याय और आस को कुचला। आज पूरे देश के किसान दुखी हैं, गुस्से में हैं। मेरे किसान भाई बहनों, कांग्रेस पार्टी न्याय की आवाज दबने नहीं देगी। न्याय के लिए हम आपके साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहां थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूं कहां थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी। पूरी तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पे खड़ी थी। बीच रात तक 4-4 बजे तक हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं। जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है। हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो और हरिद्वार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी लागू करके केंद्र सरकार पर किसान, मजदूर और मिडिल क्लास को बर्बाद करने का आरोप लगाया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और मैंने चीन के बारे में बोला कि चीन की सेना हिंदुस्तान की जमीन के अंदर आज बैठी है, मगर नरेंद्र मोदी उसके बारे में कुछ नहीं कहते। लंबा भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने। भाषण में कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने गलत बोला, मेरे बारे में तो बोलते ही हैं। पूरा का पूरा भाषण उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में अपना समय दे दिया। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा? देखा आपने? उसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं राहुल सुनता नहीं है।
सुनता नहीं है, उस लाइन का मतलब आप समझे? मैं बताता हूं। उस लाइन का मतलब यह है कि राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता। ये जो है ये मेरी नहीं सुनता। इस पे मैं जितना भी दबाव डाल दूं ये पीछे नहीं हटता, सुनता नहीं है। मैं क्यों सुनूं? मैं क्यों सुनूं? नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके हिंदुस्तान के जो छोटे व्यापारी हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उन सबको बर्बाद कर दिया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल्मोड़ा के द्वारा हाथ में बीजेपी की रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस केकड़ों की पार्टी बन गई है जो एक दूसरे की टांग खींचती रही है। कांग्रेस आपस में लड़ रही है, इसीलिए वो उत्तराखंड का कोई भला नहीं कर सकते। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पता चला अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं। ये राहुल केजरीवाल, ये राहु केतु है, राहु केतु। ये उत्तराखंड के विकास को ग्रहण लगा देंगे। इनने तब कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं कांग्रेस से एक ही बात पूछता हूं, मुझे बता दो, हमारे मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बनेंगे। तुम बता दो कांग्रेसियों, तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन? अगर इनके नेताओं की सभा में कह दो मुख्यमंत्री जी, तो 25% नमस्कार कर लगते। एक हरीश रावत, एक उनका अध्यक्ष कौन है, गणेश गुजराल, प्रीतम सिंह। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार ये हुआ कि केकड़ों में प्रतियोगिता हो जाए, कौन आगे बाहर निकलता, तो एक बर्तन में केकड़े डाल दिया अंदर और कहा देखे कौन सा केकड़ा बाहर निकलता है। बड़ी देर तक केकड़े बाहर ही नहीं निकले, तो लोगों का वही तमाशा क्या, जरा खोल के तो देखो। तो बर्तन का ढक्कन खोल के देखा तो केकड़े एक दूसरे की टांग पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, ये नहीं चढ़ जाए, ये नहीं चढ़ जाए। कांग्रेस में यही हो रहा है, एक की टांग पकड़ के दूसरा खींच रहा है, ये केकड़ा ऊपर नहीं चला जाए। हरीश दा, गोदयाल, प्रीतम सिंह। कांग्रेस तो बन गई है केकड़ा पार्टी, केकड़ा पार्टी। एक दूसरे की पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती। एक दूसरे को पकड़ के खींचो और गड्ढे में डालो। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले। यूपी चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान आया है। जयंत चौधरी ने कहा कि हमारी बात जनता तक पहुंच रही है और मतदाता बीजेपी को नकार चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बिजनौर जन्मभूमि है मशहूर कवि दुष्यंत कुमार जी की, जिन्होंने ये कहा था कि क्यों आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से फेंक के देखो यारो। तो वो बहुत ताकतवर अपने आप को समझ रहे होंगे, लेकिन हम तरक्की की राह पर चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बात जमीन तक पहुंची है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान कराने की अपील की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जहां भी ईवीएम खराब होने या जानबूझकर मतदान धीमे कराए जाने के आरोप लग रहे हैं, उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करें। सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बता दें कि आज 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें कई सीटों पर ईवीएम में खराबी की भी शिकायत आई थी। उस दौरान ही ये ट्वीट किया गया था, जिसके बाद बूथ पर वोटर्स की काफी भीड़ भी जमा हुई थी, लेकिन 6 बजे मतदान संपन्न हो चुका। और रेसलर खली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। WWE के रेसलर खली को दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। खली हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। उनका असली नाम
दलीप सिंह राणा है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद खली ने पीएम मोदी की तारीफ की। खली ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करके उन्हें अच्छा लग रहा है। वो बोले कि शायद ही कोई ऐसा देश बचा होगा जहां मैंने रेसलिंग नहीं की हो। पैसा कमाना होता तो अमेरिका में ही रहता, लेकिन मैं भारत आया क्योंकि देश के प्रति मेरे अंदर प्रेम है, प्यार है। मैंने देखा है कि मोदी के रूप में देश को सही प्रधानमंत्री मिला। मुझे लगा क्यों ना देश में रहकर साथ जुड़कर देश को आगे ले जाने में योगदान दूं। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी और बीजेपी की विचारधारा से काफी प्रभावित है। बताते चले कि 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच द ग्रेट खली की एंट्री बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। पिछले साल खली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिले थे। तब अखिलेश ये उनकी क्या बातचीत हुई थी ये सामने नहीं आई थी, लेकिन उनके सपा में जाने के कयास तब लगाए जा रहे थे। तो 11 जिलों की 58 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। इस दौरान हमने देखा कि बूथ्स पर काफी लंबी लंबी कतारें भी थी। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में वो सभी शामिल हुए। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी थे, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी दिखी। इसी दौरान हम शाम को पहुंचे गाजियाबाद। वहां पर हमने जानने की कोशिश की कि अब जब चुनाव के लिए वोटिंग करने का, क्योंकि आज प्रथम चरण की वोटिंग थी, 6 बजने ही वाले थे, उस समय क्या तब भी लोगों में एक्साइटमेंट बना हुआ था? तब भी कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे थे और कितना प्रतिशत मतदान तब तक हो चुका था, यह हमने जानने की कोशिश की। आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं। दिन ढल चुका है, शाम के 6 बजे है और वोटिंग अभी खत्म हो चुकी है, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू थी, शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी थी और 6 बज चुके हैं, वोटिंग खत्म हो चुकी है। लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया है। सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। गाजियाबाद हम इस वक्त हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। देखिए, जैसा कि हमने सुबह से ही एफएम न्यूज के माध्यम से आपको दिखाया कि लोगों में कितना उत्साह था। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद चुनाव है, अब लोग फिर से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और एक नई सरकार चुनेंगे। क्या पिछली सरकार से संतुष्ट थे या अब वो चाहते हैं कुछ चेंज, बदलाव? क्या उनके तमाम जो वायदे थे सरकारों के उन पर वो खरा उतर पाई हैं? इन चीजों पर, इन मुद्दों के आधार पर आज वोट डाल दिया गया है। फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन था और जो लोग हैं हमारे साथ उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन मुद्दों के आधार पर आज उन्होंने वोट दिया है। सर, वोट दिया आपने सुबह? हाँ, वोट दिया मैंने। किन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है कि वोट दिया? विकास के ऊपर। विकास के, आपको लगता है कि विकास हुआ है? आपको नहीं लगता कि विकास जो चाहते थे वो हो पाया? बहुत विकास हुआ है। अब जो उम्मीदें थी भाजपा सरकार से, पूरा बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ। सर, किन मुद्दों पे दिया आपने? विकास एवं प्रशासन के लिए, ठीक है, क्योंकि जिस ढंग से यहाँ पे लूट खसोट, गुंडागर्दी और बिखराव फैला हुआ था, उसको इस सरकार ने काफ़ी समेट लिया और प्रशासन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। पुलिस का भी रोल बहुत ही अच्छा है और लोगों में भी आपस में भाईचारा ज़्यादा बढ़ा है इस सरकार के इसमें। हम लोगों ने वोट किया है। जिस तरह से जो है यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था बनाई गई है, छोटी से छोटी समस्याओं को लेकर के जितना जो जागरूक रही किसी भी लेवल पे, इस तरह से कोरोना काल में जिस लेवल पे जो है योगी जी सरकार ने किया है, जिस तरह फ्री अवकाश लोगों को भोजन मिला है, पानी मिल रहा है, जिस तरह चीज़ें चल रही है, फ्री अवकाश जो है वैक्सीन लगी है, तो इतनी व्यवस्था जो दूसरी सरकार में नहीं हो सकती थी। इतना डेवलपमेंट जो योगी सरकार में हुआ किसी डेवलपमेंट नहीं हो सकता तो आप व्यवस्थाओं से खुश हैं? इनका कहना है कि जो तमाम व्यवस्थाएं जिनके लिए इच्छुक थे वो व्यवस्थाएं पूरी हुई हैं, इसीलिए खुश भी नजर आ रहे हैं। सर, आपने वोट दिया? जी बिल्कुल दिया है। क्या क्या अहम मुद्दे रहे? एक्चुअली क्या है ना कि पिछली जो सपा सरकार थी उसको उसके बाद में हमारी भाजपा सरकार आई, योगी सरकार आई, और आपको आंकड़े पता होंगे, 403 में से 375 सीटें, क्या मैं ठीक हूँ, 325 सीटें मिली थी। तो निश्चित ही वहाँ की जनता सपा सरकार से जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, इसीलिए इतना ज़बरदस्त बहुमत भाजपा सरकार को मिला। और मोदी जी ने बहुत सोच समझकर एक ज़बरदस्त व्यक्ति को जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, योगी आदित्यनाथ। और उन्होंने मतलब जिस प्रकार की समस्याओं को यूपी सहन कर रहा था, बड़ी मुश्किलों में यूपी के लोग जी रहे थे, और गुंडागर्दी और क्या कहें मतलब कि अव्यवस्था आई, और उसने मोदी जी की उम्मीदों पर जो है मतलब ठप्पा लगाया। आपका कहना है कि जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर सरकार खरा उतरी है। खैर, ये तो आपका अपनी राय है, अपना नजरिया है, और आज इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि अब जनता के पास फिर मौका है अपनी सरकार चुनने का, बदलाव लाने का, या फिर जिन बदलावों से वो खुश है उसका इजहार करने का। सर, कितने प्रतिशत आज आपको लगता है वहाँ पर वोटिंग हुई है?
मेरा नाम वैभव शर्मा है। मेरे हिसाब से अभी तक हम लोग 60% क्रॉस कर चुके हैं। अभी तो ऐसे पोलिंग बूथ क्लोज हो चुके हैं, तो दैट इज़ इट्स। और कुछ दूसरा मैडम, इनका सबसे बड़ा भाई साहब परिचय बताओ कि आप रहते हैं पुणे में, इतना वोटर जागरूक है, पुणे से आए हैं फ्लाइट से वोट डालने के लिए। जरूरी भी है, जैसे कि इन्होंने कहा कि स्पेशली वोट के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि आज कोई भी काम उतना जरूरी नहीं होना चाहिए जितना जरूरी है अपने वोट का इस्तेमाल करना, अपना वोट डालना। और ठीक है, एक चीज में और, आपने कहा 60% के करीब यहाँ पर वोटिंग हुई है। कितना एक्साइटमेंट लोगों में देखने को मिला आज, क्योंकि हमने देखा सुबह बहुत कोहरा था, बावजूद उसके लोग 7 बजे पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे थे, लंबी लंबी कतारें थी, अपने लाइन का, अपने नंबर का इंतजार भी कर रहे थे। बहुत ही एक्साइटमेंट था। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इनफैक्ट सुबह योगी जी का एक मैसेज भी आया कि पहले मतदान फिर जलपान। और फैक्ट ये है कि मैं मेरी वाइफ के साथ और बहुत सारे हमारे समाज के जो हमारे आस पड़ोसी हैं वो सबके सब सुबह विदाउट टेकिंग ब्रेकफास्ट और बेड टी आ गए बाहर वोटिंग करने के लिए। हम लोगों ने वोटिंग करी। मेरी वोटिंग कैम्ब्रिज में थी, मेरी वाइफ की वोटिंग महाराजा अग्रसेन वसुंधरा में थी, लेकिन हम करके आए। उसके बाद हमने जो किया। ठीक है, एक महिला होने के नाते किन मुद्दों के आधार पर आपने आज वोट दिया? सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी विच वाज बिग प्रॉब्लम। अभी थोड़े सालों पहले तक बहुत प्रॉब्लम थी, चेन स्नैचिंग है, ईव टीजिंग है, क्लीनलीनेस बिल्कुल नहीं था, और ये कम्प्लीटली 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। तो आगे और अच्छा हो, इसके लिए तो जनता उम्मीद करती है कि जो बदलाव हुआ है वो और बेहतर हो, और इसी के चलते वोट भी आज किया गया है। जागरूक होना जरूरी भी है। अगर आप चाहते हैं कि विकास हो, अगर आप चाहते हैं विकास हो, जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो, इसीलिए सबसे पहले जनता में, आम इंसान का जागरूक होना जरूरी है। मैम, वोट दिया आपने? हाँ जी। किन मुद्दों के आधार पर दिया? लोकल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अभी अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो कितना आप सेटिस्फाई हैं? बहुत ज़्यादा। हमें हर चौक पे एटलीस्ट एक पीसीआर वैन दिखती ही है लोकल एरिया में। ठीक है सर, आपने किन मुद्दों के आधार पर वोट दिया? विकास के आधार पे और कानून व्यवस्था के आधार पे। और मेरा मानना है कि वोट देना बहुत ज़रूरी है, सबको देना चाहिए। आज इनके भाई की शादी थी, फिर भी हम जल्दी से लड़की के फेरे निपटा के आए हैं कि कि वोट दें हम अपना। अगर मतदाता जागरूक है, आज का मतदाता जागरूक है, देखिए अभी तो पहले ही चरण की वोटिंग थी और लोग इतने ज़्यादा जागरूक हैं, एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनके मत का इस्तेमाल उनको करना है, और आज उनके पास वो मौका था। आज पहले फेज की वोटिंग थी और मतदाता बहुत जागरूक है। आज आपने देखा भी, खैर ये पहली बार का नहीं है, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि अगर मतदाता जागरूक होगा तभी आप विकास और उन्नति की बात कर सकते हैं। खैर 6 बज चुके हैं, वोटिंग अभी तक जो थी वो प्रतिशत हमने आपको बताया, और इसी के साथ आज पहले फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। कैमरा पर्सन अंगद के साथ मैं नेहा वालिया, FM न्यूज़।